भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि आने वाले समय में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह लेगा, उससे संबंधित जो बदलाव हैं आइए उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में 531 धाराएं हैं जो 39 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। BNSS में 9 नए सेक्शंस जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शंस या क्लॉजेज जोड़े गए हैं। कुल 44 ऐसी जगह हैं जहां पे एक्सप्लेनेशंस ऐड किए गई हैं। साथ ही साथ 35 जगहों पे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक या वीडियोग्राफी मीन्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही 35 जगहों पर टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की गई है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और टाइमलाइन को इंट्रोड्यूस कर दो बातों को पूरा करने का पर्पज़ है। जहां एक तरफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को लाकर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अचीव करने की बात है, वहीं दूसरी तरफ टाइमलाइन को लाकर एक स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस को लाने का प्रयास किया गया है। कुल 14 ऐसी धाराएं हैं जिन्हें डिलीट किया गया है। साथ ही साथ 177 धाराओं में मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है। BNSS में अगर बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव लाए गए हैं। सबसे पहला बदलाव जो देखने को मिलता है वह ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन से है, जिसे इसमें डिफ़ाइन किया गया है। साथ ही साथ पहली बार बेल बॉन्ड और बॉन्ड की डेफिनेशन को भी इसमें समाहित किया गया है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस जिन्हें कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया है उसे भी डिफ़ाइन किया गया है। विक्टिम से जुड़ी जो डेफिनेशन पहले से थी CRPC में, उसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए विक्टिम की डेफिनेशन को और एक्सपेंड किया गया है, जिसके द्वारा अब एक्यूज्ड के फॉर्मली चार्ज होने की जो रिक्वायरमेंट थी उसे ख़त्म कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जो डेफिनेशन है उसमें एक एक्सप्लेनेशन को जोड़ा गया है, जिसके द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो BNS के साथ साथ स्पेशल एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में स्पेशल एक्ट में जो धाराएं हैं, जो प्रोसीजर है, वह लागू होगा, न कि BNSS में दिए गए धाराएं और प्रोसीजर। प्लीडर की डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और जहां जहां प्लीडर शब्द का इस्तेमाल है उसे एडवोकेट शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। एक बड़ा बदलाव जो भारतीय कोर्ट स्ट्रक्चर सिस्टम में देखने को मिलता है इस नए BNSS में, वह जुड़ा हुआ है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज के पदों को ख़त्म करने संबंधित है। इस नए BNSS में मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और साथ ही साथ असिस्टेंट सेशन जज को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कि सबसे निचले स्तर पर भारत की कोर्ट हायरार्की में काम करते हैं, वह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के नाम से ही जाने जाएंगे। अब उनका जो डिवीज़न पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के रूप में था उसे समाप्त कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन से संबंधित रिफॉर्म की अगर बात करें तो इस BNSS में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की झलक देखने को मिलती है, जिसके तहत स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सृजन की बात कही गई है। अब इस नए कानून में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जिसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। इस नए कानून में इन तीनों ही ऑफिसर्स के फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की व्याख्या की गई है, जिसके तहत डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की यह ड्यूटी होगी कि वह किस केस में अपील फाइल हो या न हो ये देखेगा। साथ ही साथ ऐसे किसी भी केस में जहां सज़ा 10 वर्ष या उससे ज़्यादा, लाइफ या डेथ है, उसमें उन केसेस की मॉनिटरिंग करेगा। डिप्टी डायरेक्टर के केस में अगर देखें तो डिप्टी डायरेक्टर ऐसे अपराध जहां सज़ा 7 साल से ऊपर तथा 10 साल से कम है, ऐसे केसेस की मॉनिटरिंग करेगा। साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऐसे केसेस में जहां सज़ा 7 वर्ष से उससे कम है की मॉनिटरिंग करेगा। प्रोसिक्यूशन में हुए ये बदलाव इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सिस्टम की व्यवस्था की स्थापना भी होगी। यदि बात करें FIR जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो कि क्राइम रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा माध्यम है, उसमें हुए बदलावों में तो सबसे पहला बदलाव 0 FIR के रूप में देखने को मिलता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 0 FIR का प्रावधान किया गया है। अभी तक 0 FIR जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आता था
तथा देश भर में लागू किया गया था। अब उसे एक अमली जामा पहनाया गया है इस बीएनएसएस में, और बीएनएसएस की धारा 173 में अब ज़ीरो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। ज़ीरो एफआईआर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या ईएफआईआर की बात करें, उसे भी बीएनएसएस में जगह दी गई है। ऐसी कोई भी एफआईआर जो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर के माध्यम से दी गई है, उसमें यह जरूरी है कि एफआईआर देने वाला व्यक्ति 3 दिन के भीतर आकर एफआईआर को साइन करे, तभी उस एफआईआर पे पुलिस कॉग्निजेंस लेगी। इस बदलाव से जहां एक ओर पब्लिक को एफआईआर लिखवाने में सहूलियत प्रदान होगी, वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी फॉल्स या फ्रिवलेस केस न रजिस्टर करे। एफआईआर से संबंधित एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसके तहत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो कि अभी तक ललिता कुमारी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित था, उसे इस नए कानून में जगह दी गई है। बीएनएसएस की धारा 173(3) में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के स्वरूप को एक अमली जामा पहनाया गया है, जिसके तहत ऐसा कोई भी अपराध जहां पे सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम है, उसमें पुलिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, जिसके 2 प्री कंडीशंस हैं। पहला, ऐसी कोई भी इंक्वायरी 14 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। साथ ही साथ ऐसी कोई भी इंक्वायरी शुरू करने के पहले किसी सीनियर ऑफिसर की परमिशन लेना ज़रूरी है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो स्वरूप बीएनएसएस में है, वह ललिता कुमारी के वाद में दिए गए 5 तरीके के जो एक्सेप्शन हैं उनसे भिन्न है। यहाँ पर पीई जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, वह 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के अपराधों में ही की जा सकती है, न कि उनसे अधिक पनिशेबल अपराधों में। दूसरा, इसे 14 दिन तक ही फिक्स किया गया है, जो कि ललिता कुमारी वाद में 6 हफ्ते की समय सीमा निर्धारित जिसमें थी। साथ ही साथ ये बिना किसी सीनियर ऑफिसर के परमिशन के नहीं की जा सकती है। इस तरह के सेफगार्ड के साथ यह सुनिश्चित किया गया कि कोई ऐसा केस जो कि फ्रिवलेस या फॉल्स है, उस पर डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर न हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का प्रोसेस किसी व्यक्ति विशेष के कई अधिकारों को भी छीन लेता है। इसलिए इसे एक तरह के प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाएगा और आने वाले समय में इसे भी एक सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म के तहत माना जाएगा। प्राय यह देखा गया है कि यदि एसएचओ द्वारा एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती है, तो कानून में सुविधा है कि व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि वहाँ पर भी एफआईआर नहीं दर्ज होती है, तो वह मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। बीएनएसएस की धारा 173(4) में इस बात का मेंशन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की एफआईआर एसएचओ के द्वारा या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं की जाती है, तो वह मजिस्ट्रेट को इस मामले में एप्लीकेशन दे सकता है। क्राइम रिपोर्टिंग से संबंधित जो दूसरा मोड है, जो कि कंप्लेंट मोड कहलाता है, उसमें भी कई बदलाव लाए गए हैं। जहाँ तक एफआईआर की बात थी, जो हमने देखा, उसमें जो बदलाव थे वह मूलतः ज़ीरो एफआईआर, ईएफआईआर तथा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी संबंधित थे। कंप्लेंट मोड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा बदलाव जो लाया गया है वह किया गया है एक्यूज्ड को सुनने के बारे में। अब यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट लेके मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो यह सुनिश्चित किया गया है धारा 223 में कि बिना एक्यूज्ड को सुने मजिस्ट्रेट उस केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। इसी प्रकार पब्लिक सर्वेंट के केस में भी धारा 223 में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ऐसा कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपने ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में कोई काम करता है, उसके खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को मिलती है, तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पे तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक कि वह पब्लिक सर्वेंट को सुन न ले तथा साथ ही साथ पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिशियल से इस मामले में रिपोर्ट प्राप्त न कर ले। मजिस्ट्रेट की एफआईआर रजिस्टर करने की तथा इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करने से संबंधित जो पावर है, उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख बदलाव जो है वह प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस से इंस्पायर्ड है, जिसमें एफिडेविट की बात कही गई थी। उस कानून को धारा 175(3) में शामिल किया गया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि मजिस्ट्रेट के सम्मुख एप्लीकेशन देता है, तो उसे एप्लीकेशन के साथ साथ एक एफिडेविट देना भी ज़रूरी है। साथ ही मजिस्ट्रेट को उस एफिडेविट के साथ साथ पुलिस वाले को भी सुनना ज़रूरी है और इसके संबंधित जो भी इंक्वायरीज़ करनी है मजिस्ट्रेट वो कर सकता है। इसके बाद ही मजिस्ट्रेट इस तरह का कोई भी डायरेक्शन पुलिस को देगा जो कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन संबंधित है
या तो इन्वेस्टिगेशन करने से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 156(3) जिसको यह धारा रिप्लेस करती है, वह इस मामले में साइलेंट थी। उसमें इस तरह का कोई भी सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन नहीं था जिसे इस नई धारा में जोड़ा गया है। कंप्लेंट के केस में जो पब्लिक सर्वेंट को जो प्रोटेक्शंस अभी हमने डिस्कस किए, वही प्रोटेक्शन कंप्लेंट के केस के साथ साथ ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मैजिस्ट्रेट को देता है, उसे भी धारा 175(4) में रखा गया है, जो यह बात क्लियर करता है कि यदि कोई कंप्लेंट या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन यदि कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट को देता है जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है, पब्लिक सर्वेंट के ऐसे किसी काम को जो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया है उसके खिलाफ है, इस मामले में मैजिस्ट्रेट तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वह पब्लिक सर्वेंट को सुन नहीं लेता है, साथ ही साथ पब्लिक सर्वेंट की सुपीरियर ऑफिशियल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर लेता है। तो दोनों ही मामलों में चाहे कंप्लेंट केस हो या एप्लीकेशन देकर मैजिस्ट्रेट से इस मामले में डायरेक्शन लेने की बात हो, पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट किया गया है। अरेस्ट और कस्टडी से संबंधित अगर रिफॉर्म की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है अरेस्ट से संबंधित मामले में, जो कि 3 साल से कम के अपराधों में देखने को मिलता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(7) में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि 3 साल से कम के अपराध में ऐसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जो कि 60 वर्ष या उससे ऊपर है, साथ ही ऐसा कोई व्यक्ति जो इन्फर्म है, उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी परमिशन न दे दे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके तहत कई ऐसे अपराध जो भारतीय न्याय संहिता में 3 वर्ष तक की सजा वाले हैं, उनमें किसी भी ऐसे व्यक्ति की अब गिरफ्तारी संभव नहीं है जो 60 वर्ष या उससे ऊपर का है या सिक या इन्फर्म है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है। पहले सीआरपीसी की धारा 170 में पुलिस रिपोर्ट को भेजते समय पुलिस ऑफिसर को एक्यूज्ड को कस्टडी में लेना ज़रूरी था, जिसके लिए उसे एक्यूज्ड को अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 190(1) में इस चीज़ का प्रयोजन किया गया है कि अब पुलिस ऑफिसर बिना एक्यूज्ड को अरेस्ट किए ही अपनी रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकता है। इससे संबंधित एक प्रोविज़ो ऐड किया गया है जिसके तहत यह कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट केवल इस बिना पर कि एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया गया है, पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। अगर हम देखें तो ये दोनों धाराएं प्रो लिबर्टी हैं, जिसके तहत अब 60 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति, साथ ही साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट नहीं किया गया है, केवल इसलिए अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पुलिस उसके केस में पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रही है, जो कि मूलतः चार्जशीट होती है। इसी तरह का एक और बदलाव जो देखने को मिलता है वह ऐसे केसेस में है जहां पे पुलिस को किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग, सिग्नेचर, वॉइस सैंपल या फिंगर इम्प्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक पुराने कानून में सीआरपीसी में ऐसे किसी व्यक्ति को भी जिसकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर का सैंपल चाहिए होता था, अरेस्ट करना ज़रूरी था। नए कानून में बदलाव करते हुए धारा 349 में ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसकी हैंडराइटिंग, सिग्नेचर, वॉइस सैंपल या फिंगर इम्प्रेशन लेने के लिए अब उसे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूर्व की भांति प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्ट का अधिकार देता है, पर ऐसे किसी भी केस में जहां पे कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, अब उसमें 6 घंटे का समय मैक्सिमम दिया गया है, जिसके तहत उसे उस व्यक्ति को किसी पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन के सम्मुख प्रस्तुत करना ज़रूरी है। पुलिस कस्टडी में रहते हुए मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रावधान लाया गया है, जिसे धारा 53 में जोड़ा गया है, जिसके तहत अब यदि किसी व्यक्ति की एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो वह पुलिस कस्टडी में रहते हुए की जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37(b) में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब हर डिस्ट्रिक्ट और हर पुलिस स्टेशन के लेवल पर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है, जिसका कार्य जितनी भी गिरफ्तारी हैं उनके संबंधित सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, जो पब्लिक को यह बताएगा कि कौन सा व्यक्ति किसके द्वारा किस अपराध में कब गिरफ्तार हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसके तहत शेड्यूल 1 में फॉर्म 1 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत अब ऐसे केसेस जहां पुलिस को गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है तथा किसी व्यक्ति को केवल नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना है,
उस केसेस में नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, प्रोफार्मा क्या होगा, उसे फॉर्म 1 में समाहित किया गया है। अभी तक पूर्व में यह सेक्शन 41A हुआ करता था सीआरपीसी का, पर उससे संबंधित कोई भी प्रोफार्मा सीआरपीसी में नहीं था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उस धारा को 35(3) में समाहित किया गया है, जिसके लिए शेड्यूल 1 में फॉर्म 1 ऐड किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हथकड़ी के इस्तेमाल को लाया गया है, लेकिन ऐसा करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि हथकड़ी का इस्तेमाल सभी तरह के अपराधों में न हो, साथ ही सभी तरह के अपराधियों के खिलाफ न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किस तरह के अपराध और किस तरह के अपराधियों के खिलाफ ही हथकड़ी का इस्तेमाल हो। धारा 43(3) में यह बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो या तो कस्टडी से भागा हुआ है, या हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर है, या उसने ऐसे अपराध किए हैं जो हीनस की कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिस्ट एक्ट है, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, मर्डर, रेप, सेक्सुअल ऑफेंस इत्यादि जैसे भी ऐसे अपराध हैं, उनमें यदि कोई व्यक्ति वांछित है तो उसकी गिरफ्तारी में हैंडकफ जो कि हथकड़ी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हथकड़ी का इस्तेमाल न केवल गिरफ्तारी में बल्कि उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते वक्त भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी से संबंधित एक बदलाव सेक्शन 50 में देखने को मिलता है, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके पास से यदि कोई ऑफेंसिव वेपन है जिसके द्वारा अपराध कृत किया गया है, उसकी इमीडिएट सीजर की बात कही गई है। ऐसे किसी भी ऑफेंसिव वेपन की तुरंत जब्ती की बात को धारा 50 में लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172 एक नया प्रावधान है, जिसके तहत पुलिस को यह पावर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी डायरेक्शन ऑफ पुलिस को रेसिस्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है या डिसरिगार्ड कर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति को डिटेन करने की पावर देता है। इसके तहत यदि वह व्यक्ति किसी पेटी केस में गिरफ्तार या डिटेन किया गया है तो उसे छोड़ने का भी अनुमति है। साथ ही साथ अगर व्यक्ति किसी पेटी ऑफेंस में न होकर किसी सीरियस ऑफेंस में डिटेन किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करने की बात कही गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 जो सीआरपीसी की धारा 167 है, उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इस धारा में पुलिस कस्टडी से संबंधित है। पूर्व में पुलिस कस्टडी को पहले 15 दिन की अवधि तक ही माना जाता था, जिसमें अनुपम जय कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, जिसमें यह बताया गया कि पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन तक ही दी जा सकती है। प्रायः ऐसा देखा गया कि पुलिस कस्टडी जो कि पहले 15 दिन तक ही सीमित थी, उसका अपराधियों द्वारा गलत फ़ायदा उठाया गया। साथ ही साथ कई और ऐसे कारण जैसे चेंज ऑफ एजेंसी या एब्सकॉन्डर्स की गिरफ्तारी के बाद उनको कन्फ्रंट कराने के लिए पुलिस कस्टडी न मिल पाती थी, क्योंकि 15 दिन का समय ख़त्म हो जाता था। इस वजह से नए कानून में पुलिस कस्टडी को 15 दिन ही रखा गया, लेकिन टोटल जो उसकी पीरियड है उसको बढ़ा के 40 एवं 60 दिन की गई। ऐसे अपराध जहाँ पे अधिकतम अवधि 60 दिन है वहाँ फर्स्ट 40 डेज़, और ऐसे अपराध जहाँ अधिकतम अवधि 90 दिन है वहाँ फर्स्ट 60 डेज़ तक पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक की नहीं है। कानून में जो बदलाव है वह पुलिस कस्टडी की समय सीमा में वृद्धि न होकर कुल समय सीमा में वृद्धि की बात कहता है, जिसके भीतर 15 दिन की पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। साथ ही धारा 187 इस बात को भी क्लियर करती है कि पुलिस कस्टडी उसी एक्यूज़ की ली जा सकती है जो कि बेल पर नहीं है, साथ ही जिसकी बेल कैंसिल नहीं हुई है। ऐसा प्राय देखा गया है कि कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल पर है या उसे रेगुलर बेल मिल गई है, बावजूद इसके उसे कई बार पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। इस तरह के मामलों को ध्यान रखते हुए यह इस प्रावधान में जोड़ा गया है कि कोई व्यक्ति जो बेल पर नहीं है या जिसकी बेल कैंसिल नहीं हुई है उसे ही पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। पुलिस कस्टडी को जो बढ़े हुए पीरियड के लिए जो कि 40 या 60 दिन हो सकता है, इसका प्रभाव व्यक्ति के बेल पर न पड़े, इससे संबंधित एक बदलाव धारा 480 में किया गया है, जिसके तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन के बाद मांगी जाती है तो उसका व्यक्ति विशेष के बेल के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 480 में जोड़े गए प्रावधान से इस बात का ध्यान रखा गया कि जहां एक तरफ इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से हो, वहीं साथ ही साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले गौतम नवलखा बनाम NIA के केस में हाउस अरेस्ट को भी पुलिस कस्टडी के दायरे में लाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 में इस बात को क्लियर किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में दिया गया है तो वह केवल पुलिस स्टेशन रखा जा सकता है। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में दिया गया है तो वह केवल प्रिजन में ही रखा जाएगा, जेल में ही रखा जाएगा, न कि किसी अन्य जगह पर। इस तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हाउस अरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट को ख़त्म करती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में दिया गया है, अब वह निर्धारित स्थानों पर ही रखा जाएगा, जो कि पुलिस स्टेशन या जेल ही हो सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन से संबंधित रिफॉर्म्स की बात है, अगर उनमें पहला रिफॉर्म देखें, BNSS की धारा 94 में अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइस की बात को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत पुलिस ऑर्डर के द्वारा तथा कोर्ट समन इशू करके इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या कम्युनिकेशन डिवाइस को भी मांग सकती है। BNSS में एक नई धारा जोड़ी गई है जो कि धारा 105 है, जिसके तहत अब हर तरह के जो सर्च और सीजर हैं उसकी वीडियोग्राफी की बात कही गई है। ये कहा गया है कि न केवल सर्च और सीजर का प्रोसेस, बल्कि जो भी लिस्ट सर्च प्रॉपर्टी की है उसकी प्रिपरेशन, साथ साथ उसकी साइनिंग बाय द विटनेसेस, ये सारे प्रोसेसेस की वीडियोग्राफी होना मैंडेटरी है। इस तरह की वीडियोग्राफी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी की जा सकती है। इस प्रोविज़न के जुड़ने के बाद सर्च और सीजर से संबंधित प्रावधानों में और ज़्यादा बल मिलेगा तथा उनमें और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी आएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 में पहली बार प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के फोरफीचर की बात कही गई है। अभी तक CRPC में कोई भी धारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के फोरफीचर की बात, अटैचमेंट की बात नहीं करता था। पहली बार धारा 107 में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के न केवल फोरफीचर बल्कि अटैचमेंट की बात भी कही गई है। सर्च विदाउट वारंट के केस में धारा 185 में पूर्व की भांति ही वीडियोग्राफी की बात कही गई है। ऐसी कोई भी सर्च जो पुलिस ऑफिसर विदाउट जुडिशियल वारंट करता है, उस केस में भी सर्वप्रथम उसे अपने रीज़न को केस डायरी में मेंशन करना होगा। साथ ही साथ उसे उस पूरे सर्च की ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या डिवाइस से रिकॉर्ड करनी होगी और 48 घंटे के भीतर उसे अपनी रिपोर्ट नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। ये तीनों ही सेफगार्ड्स व्यक्ति के प्राइवेसी और लिबर्टी को ध्यान में रख के लाए गए हैं, जिसके तहत ऐसी सर्च जो बिना मैजिस्ट्रेटियल वारंट के की जाती है उसमें इस तरह के सेफगार्ड्स अत्यंत आवश्यक हैं और इन्हें BNSS की धारा 185 में समाहित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है जो डिस्पोजल ऑफ केस प्रॉपर्टी की बात करता है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे केस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल संबंधित कोई प्रावधान CRPC में नहीं था। BNSS की धारा 497 में पहली बार इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ही केस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल की बात कही गई है, जिसके द्वारा 14 दिन के भीतर कोर्ट ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करवाने के बाद उसके डिस्पोजल की बात कर सकता है। इस धारा में इस बात का भी जिक्र है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी एविडेंस के तौर पर आने वाले किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या अन्य प्रोसीडिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(1) में इस बात का प्रयोजन किया गया है कि यदि कोई अपराध सीरियस नेचर का है या उसका नेचर और ग्रेविटी ऐसा है जो किसी सुपीरियर ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, इसके तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस बात का अधिकार है कि वह किसी DSP रैंक ऑफिसर को डिप्यूट कर सकता है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन सच क्राइम्स। इस तरह कानून में पहली बार इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि सीरियस केसेस में किसी सीनियर ऑफिशियल को डिप्यूट किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव फॉरेंसिक के क्षेत्र में दिखा सकता है। पहली बार इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक का इस्तेमाल को जोड़ा गया है। इसे धारा 176(3) में लाया गया है। इसके तहत ऐसे किसी भी अपराध में जहां सज़ा 7 साल या उससे अधिक है, फॉरेंसिक को मैंडेटरी किया गया है। इसके लिए राज्य सरकारों को 5 साल का वक्त दिया गया है, जिसके तहत उन्हें अपने राज्यों में फॉरेंसिक संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करने का समय दिया गया है। असंज्ञेय अपराधों में अभी तक जो सुविधा थी वह इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजने की थी। अब इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजने के साथ साथ
पुलिस द्वारा हर 15 दिन में डेली डायरी एंट्री को भी मैजिस्ट्रेट के सम्मुख भेजना मैंडेटरी किया गया है। इसके तहत इस बात की जानकारी मैजिस्ट्रेट को होनी है कि कितने ऐसे अपराध हैं जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में हैं, जिसमें डेली डायरी एंट्री पुलिस के द्वारा की गई है। इससे संबंधित बदलाव की बात करें तो धारा 179 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो या तो वुमन है या 60 साल से अधिक का है या फिर एक्यूट इलनेस से प्रभावित है, उसे पुलिस स्टेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक प्रोविज़ो का प्रावधान किया गया है जिसके तहत यह बताया गया है कि यदि भी ऐसा कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पुलिस स्टेशन आना चाहता है तो उसे पुलिस स्टेशन आने की आज़ादी होगी। सीआरपीसी की धारा 164 में जहां स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करने की जिम्मेवारी किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास थी, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में घटाकर उस डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ही सौंपा गया है जहां पर अपराध रजिस्टर हुआ हो। ऐसा करने से अब केवल उस डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है जहां पर अपराध रजिस्टर हुआ है। धारा 183 में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव अगर देखा जाए तो वह रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फिटनेस से संबंधित है, जिसके तहत 10 वर्ष या उससे अधिक के पनिशेबल ऑफेंस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मैंडेटरी रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो पुलिस द्वारा उसके समक्ष लाया गया हो। अगर देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके तहत अब ऐसे किसी भी अपराध में जहां सज़ा 10 वर्ष या उससे ज़्यादा की है, अगर पुलिस को लगता है कि किसी भी विटनेस की स्टेटमेंट को मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो वह इस धारा में ऐसे किसी भी विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा सकता है, जो केस को और सुदृढ़ या मजबूत बनाएगी। जहाँ तक रेप विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से संबंधित प्रावधान है, उसमें एक बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब ऐसे किसी भी रेप विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड करने की बात को भी लाया गया है। साथ ही साथ एक और प्रोटेक्शन रेप विक्टिम्स को दिया गया है, जिसके तहत धारा 183(6)A में यह कहा गया है कि ऐसे किसी भी रेप विक्टिम की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग लेडी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जाएगी, और यदि ऐसी कोई लेडी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो इसकी रिकॉर्डिंग कोई मेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है, परंतु किसी महिला के प्रेजेंस में ही। यह दोनों बदलाव रेप विक्टिम को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिसके द्वारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के मामले में। साथ ही साथ महिला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग करने की बात कही गई है। इन्वेस्टिगेशन से संबंधित अगर अन्य बदलावों की बात करें तो एक बदलाव फर्दर इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में है, जिसमें 90 दिन की समय सीमा का निर्धारण किया गया है। यदि पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है ट्रायल के दौरान, तो वह अब केवल कोर्ट की सहमति से होगी। साथ ही साथ 90 दिनों के भीतर इसका समापन करना अनिवार्य होगा। दूसरा बदलाव डीम्ड सैंक्शन से रिलेटेड है। यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी केस में सैंक्शन देने में देरी करती है, उसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है, जो कि कुल 120 दिन है। यदि 120 दिन में सैंक्शन नहीं आता है तो डीम्ड सैंक्शन मान लिया जाएगा। इससे ऐसे सभी केसेस जो सैंक्शन न मिलने के कारण पेंडिंग हैं, उनमें तेजी आएगी तथा ऐसे सारे केसेस में डीम्ड सैंक्शन मान लिया जाएगा और केस आगे बढ़ेगा। पुलिस रिपोर्ट और सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स से संबंधित अगर रिफॉर्म की बात करें तो जो सबसे पहला रिफॉर्म देखने को मिलता है वह पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने संबंधित है, जिसके तहत अब धारा 193(3)I में एक बदलाव लाया गया है, जो अब पुलिस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के सम्मुख इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी सबमिट करने की बात कहता है। अभी तक पुलिस रिपोर्ट जो कि एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करने की बात नहीं थी। उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इंट्रोड्यूस किया गया है और अब पुलिस रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सबमिट किया जा सकता है। इस बदलाव को और भी तरीके से समझा जा सकता है। पहला, जहाँ तक कॉग्निजेंस की बात है तो मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी किसी भी पुलिस रिपोर्ट को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट की गई है उस पर कॉग्निजेंस लेने की बात करता है। साथ ही साथ मैजिस्ट्रेट द्वारा जब एक्यूज्ड को सप्लाई करने की बात आती है पुलिस रिपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट, तो उसको वह अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सप्लाई कर सकता है। तो जो पुलिस रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट हुई है
मैजिस्ट्रेट उसी पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। साथ ही साथ एक्यूज्ड को भी वही पुलिस रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सप्लाई किया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो बचत होगी वो समय की होगी और यह समय की बचत एक स्पीडी जस्टिस की तरफ ले जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस द्वारा ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते समय मजिस्ट्रेट के सम्मुख इस बात का ध्यान रखा जाए कि कितने एक्यूज्ड हैं, साथ ही साथ उनके हिसाब से ही उतने ही नंबर ऑफ कॉपीज़ को मजिस्ट्रेट के सम्मुख सबमिट किया जाए जितने एक्यूज्ड हैं। उसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि पहले बताया गया, यह नया प्रावधान भी स्पीडी जस्टिस ओरिएंटेड ही है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों ही कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। यह देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(3) में इस बात का प्रयोजन किया गया है कि ऐसे किसी भी केस में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंस का माध्यम है या एविडेंस के रूप में है, उसके संबंध में जो उसकी सीक्वेंस ऑफ कस्टडी है उसकी भी एक डिटेल रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। समनिंग प्रोसेस से संबंधित रिफॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के इंट्रोडक्शन से संबंधित है। अब पुलिस एवं कोर्ट दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति विशेष के एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सभी को रिकॉर्ड करें ताकि ऐसे किसी भी मौके पर जहाँ पे इशुएंस या सर्विस ऑफ समन्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है तो वह त्वरित गति से हो पाए। इस संबंध में धारा 70 में ये बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब सर्विस ऑफ समन्स को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के तहत अलाउ किया गया है। साथ ही साथ धारा 64 में एक रजिस्टर को मेंटेन करने की बात कही गई है जो पुलिस स्टेशन और कोर्ट दोनों स्तर पर होगा, जहां पे व्यक्ति के एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर इत्यादि का रिकॉर्ड रखा जाएगा। समनिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिलता है वह धारा 66 में है। धारा 66 में यह बदलाव जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ है। पहले वुमन को एडल्ट फैमिली मेम्बर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया था। उस प्रावधान को बदलते हुए अब धारा 66 में एडल्ट फैमिली मेम्बर में वुमन को भी शामिल किया गया है। ऐसे किसी भी केस में जहां समन इशू हुआ है और सर्विस करते वक्त यदि घर में कोई महिला ही है और एडल्ट महिला है तो उस सिनेरियो में अब पुलिस द्वारा उस समन को सर्व किया जा सकता है। सीआरपीसी में ये एक हर्डल था। सीआरपीसी में इस तरह के केसेस में एडल्ट मेल मेंबर की व्यवस्था थी, जिसे अब दूर करके एडल्ट फैमिली मेंबर ही कर दिया गया है। समनिंग के इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने के लिए धारा 227 में बदलाव किया गया है, जहां अब इशुएंस और सर्विस ऑफ समन्स को भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के तहत किया सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के संदर्भ में जो बदलाव देख कह सकते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यतः यह 3 है। पहला, जो स्कोप है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का उसे और बढ़ाया गया है। पहले केवल 19 अपराधों में ही किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता था। अब ऐसे किसी भी अपराध में जहां सज़ा 10 वर्ष या उससे ज़्यादा है में व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसा करने से भारतीय न्याय संहिता के 100 से अधिक अपराधों में अब किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे देश में सिचुएटेड है, उसे कोर्ट के द्वारा अटैच करने की, फोरफिट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह नया सेक्शन ऐड किया गया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है ट्रायल इन एब्सेंशिया के रूप में, जो धारा 356 में जोड़ा गया है। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है और यदि वह ट्रायल में सामने नहीं आता है, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करता है अपने आप को, उसके खिलाफ अब उसकी एब्सेंट में ही ट्रायल किया सकता है। अभी तक यह सुविधा केवल एविडेंस की स्टेज पर थी और एविडेंस लेने के बाद उस व्यक्ति का इंतज़ार किया जाता था और उसके आने पर ही ट्रायल हो सकता था। यह देखते हुए कि भारत में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की संख्या हज़ारों से भी ज़्यादा है, इस तरह का प्रोविज़न किया गया कि ऐसे केसेस में यदि कोई व्यक्ति खुद से ही कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो रहा है, उसके केस में फिर इन एब्सेंशिया ट्रायल की व्यवस्था की गई है। अगर ट्रायल से संबंधित रिफॉर्म की बात करें तो कई ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो टाइमलाइन की तरफ इंगित करते हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव है सप्लाई ऑफ पुलिस रिपोर्ट को लेके, जिसे
14 दिन की समय सीमा में बांधा गया है। धारा 230 में इस बात का जिक्र है कि जहां पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई है वहां व्यक्ति के प्रोड्यूस किए जाने पे या उसके अपीयर होने पर 14 दिन के भीतर उसे सप्लाई ऑफ कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स किए जाएं। साथ ही साथ यह सप्लाई टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रखी है, जिसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी इसकी सप्लाई की जा सकती है, जिसमें पेन ड्राइव भी शामिल है। यदि डॉक्यूमेंट्स वॉल्यूमिनस हैं, उस सिनेरियो में पहले केवल इंस्पेक्शन का राइट मिलता था, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसे किसी भी केसेस में उसे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ऐसे डॉक्यूमेंट फर्निश करने का अधिकार दिया गया है। टाइमलाइन की बात करें तो कमिटल के केस में भी टाइमलाइन का प्रावधान किया गया है, जो 90 दिन का है, जिसके तहत मैजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस लेने के 90 दिन के भीतर केस को सेशंस कोर्ट को कमिट करना ज़रूरी होगा, जिसे 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ यदि कोई एप्लीकेशन एक्यूज द्वारा या विक्टिम द्वारा फाइल की गई है, उसे भी मैजिस्ट्रेट को कमिटल के साथ साथ सेशंस कोर्ट को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होगा। जहाँ तक बात करें सेशंस ट्रायल में टाइमलाइन की, तो सबसे पहला टाइमलाइन जो देखने को मिलता है वो फाइलिंग ऑफ डिस्चार्ज एप्लीकेशन के सिनेरियो में है, जहाँ पर 60 दिन का विंडो दिया गया है और 60 दिन का विंडो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटल। कमिटल से 60 दिन के भीतर एक्यूज्ड को अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करनी है सेशंस ट्रायल केस में तो वह फाइल कर सकता है। साथ ही फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की भी टाइमलाइन को फिक्स किया गया है, जिसे भी 60 दिन की अवधि से बांधा गया है। 60 दिन की अवधि यह फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे फर्स्ट हियरिंग से शुरू होगी। सेशंस ट्राइबल केसेस में अब चार्ज फ्रेमिंग फर्स्ट हियरिंग से 60 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। इसका प्रावधान धारा 251 में किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिलता है वो डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ विटनेसेस बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। इसके तहत धारा 254 में इसका प्रावधान किया गया है कि प्रोसेसेस को और एक्सपेडाइट करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के द्वारा अब किसी भी विटनेस की डिपोजिशन टेस्टिमनी को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए डिपोजिशन ऑफ विटनेस थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को वारंट ट्रायल केसेस में भी समाहित किया गया है। धारा 265 में इस बात का जिक्र है कि कैसे किसी भी विटनेस की एग्जामिनेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से की जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टाइमलाइन डिलीवरी ऑफ जजमेंट के साथ साथ अपलोडिंग ऑफ जजमेंट की कॉपी जो है उससे भी जोड़ा गया है। इन दोनों तरीक़ों से एक स्पीडियर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात रखी गई है। धारा 258 में जहां 30 दिन का समय दिया गया है आर्गुमेंट ख़त्म होने से जजमेंट डिलीवर करने को लेकर, वहीं 7 दिन का समय दिया गया है जजमेंट की कॉपी को कोर्ट के पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर। मैजिस्ट्रेट ट्राइबल वारंट केसेस में भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। सबसे पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें भी समय सीमा 60 दिन निर्धारित की गई है, जो कि एक्यूज्ड को कॉपी सप्लाई होने के बाद से शुरू होगी। इसी प्रकार धारा 263 में इस बात को मैंडेट किया गया है कि चार्ज जो फ्रेमिंग होगी मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस में वो भी 60 दिन के भीतर हो जानी चाहिए, जिसकी समय की शुरुआत फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज से होगी। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करें तो उसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की जैसी बात थी वो मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंस में भी जोड़ी गई है और धारा 265 के साथ साथ 266 में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे प्रोसिक्यूशन के साथ साथ डिफेंस विटनेस की भी एग्जामिनेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से की जा सकती है। ऐसा प्राय देखा गया है कि किसी भी केस में विटनेस कई बार बुलाने पर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, जिससे कोर्ट के डिस्पोजल में काफ़ी डिले होता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रावधान लाया गया है जो धारा 269(7) में है, जिसके तहत यदि विटनेस को बार बार बुलाने पर भी विटनेस नहीं आता है तो यह मान लिया जाएगा कि विटनेस नॉट एग्जामिन्ड और कोर्ट इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के साथ साथ मैटर में आगे प्रोसीड कर सकता है और जजमेंट डिलीवर कर सकता है। अगर बात करें बाकी जो और तरीके के ट्रायल हैं जैसे समरी ट्रायल और समन्स ट्रायल, तो समरी ट्रायल में दो बहुत ही मेजर जो चेंजेस आए हुए हैं या रिफॉर्म हम कहें वो दो तरीके के हैं। पहला, कई ऐसे अपराध हैं जहां पहले समरी ट्रायल डिस्क्रिशनरी था, मैंडेटरी नहीं होता था, कोर्ट के ऊपर इस चीज़ की कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वह उस तरह के अपराधों को समरी ट्राई करे, लेकिन बीएनएसएस में अब इस तरह के अपराध जो कि पेटी और लेस सीरियस हैं उनको मैंडेटरी किया गया है
और उनकी समरी ट्रायल ही होगी, ऐसा कहा गया है धारा 283 में। वो कौन से अपराध हैं अगर देखे जाएं तो उनमें थेफ्ट, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, हाउस ट्रेसपास, ब्रीच ऑफ पीस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे अपराध हैं जिनमें अब समरी ट्रायल मैंडेटरी किया गया है। साथ ही साथ समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले जहां ये डिस्क्रिशन था मैजिस्ट्रेट का कि वह 2 वर्ष तक के कारावास से संबंधित जो अपराध थे उन्हीं में समरी ट्रायल कर सकता था, अब उसे बढ़ाकर 3 साल किया गया है। इसके साथ ही एक प्रावधान और जोड़ा गया है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा करते वक्त मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को नोटिस देगा और उसे सुनकर ही इस मामले में आगे बढ़ेगा कि केस को समरी ट्राई किया जाए या ना किया जाए। कंप्लेंट केसेस में प्रायः देखा गया है कि कंप्लेंट ही केस को शुरू करता है तथा कंप्लेंट ही केस को ख़त्म करता है। यह कंप्लेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह केस को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। पर ऐसे केसेस में जहां कंप्लेंट केस को इनिशिएट कर गायब हो जाता है या उसमें रुचि नहीं लेता है, ऐसे केसेस पेंडिंग रहते हैं। इस तरह के केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत 30 दिन के नोटिस की व्यवस्था की गई है और कंप्लेंट को 30 दिन की नोटिस के साथ अगर वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो ऐसे केसेस में एक्यूज्ड को डिस्चार्ज करने की सहूलियत प्रदान की गई है। समन्स केसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिलता है वो डिस्चार्ज की सुविधा को लाया गया है। चूँकि समन्स केसेस में चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं इसलिए पूर्व में सीआरपीसी में इसमें डिस्चार्ज जैसा कोई प्रावधान नहीं था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 274 में अब मजिस्ट्रेट द्वारा समन्स केसेस में किसी भी एक्यूज्ड को इस बात पे कि एक्यूजेशन ग्राउंडलेस है डिस्चार्ज किया सकता है। यह पहली बार है जब समन्स केसेस में किसी भी व्यक्ति को केस के एक अर्ली स्टेज पर ही डिस्चार्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। ट्रायल से संबंधित अन्य बदलावों की अगर बात करें तो उनमें सबसे ज़रूरी है कि अब विक्टिम्स या विटनेसेस की जो टेस्टिमनी है, जो डिपोजिशन है, वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड से हो सकती है, जिसके लिए इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार इससे संबंधित कोई डिजिग्नेट प्लेस निर्धारित करेंगी जहां जाकर व्यक्ति जो विटनेस या विक्टिम है किसी केस में वहां से अपनी डिपोजिशन करा सकता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ऐसे किसी भी केस में या वाद में जहां विटनेस किसी दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में रहता है, अब उसे कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने राज्य से ही या अपने शहर में ही किसी भी ऐसे डेजिग्नेटेड प्लेस में जाकर एविडेंस की रिकॉर्डिंग करा सकता है। इसी के साथ धारा 330 में भी टाइमलाइन की बात कही गई है जिसमें 30 दिन का समय दिया गया है किसी भी पार्टी को अगर कोई डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को कंटेस्ट करना है, अपोज करना है, उससे लेकर यदि 30 दिन के भीतर ऐसी कोई भी अपोजिशन या कंटेस्ट कोर्ट के समक्ष नहीं आता है तो कोर्ट ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को अनकंटेस्टेड मानते हुए उसको आगे बढ़ सकता है। यदि 30 दिन के भीतर ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे कोई भी कंटेस्ट नहीं होता है तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पे आगे प्रोसीड कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव धारा 336 में देखा जाता है जो कि एक नया प्रावधान है जिसके तहत अब सक्सेसर इन ऑफिस को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर किसी ऐसे रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या किसी अन्य इस तरह के किसी भी रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए उस अधिकारी, एक्सपर्ट या फिर ऑफिसर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है जिसके द्वारा वह रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। सीआरपीसी में यह देखा गया है कि पहले उसी व्यक्ति को कोर्ट में समन किया जाता था जिसके द्वारा वह डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिससे काफ़ी डिले की संभावना थी क्योंकि वह व्यक्ति या तो ट्रांसफ़र हो जाता था उसका, या वो रिटायर हो जाता था, या वह व्यक्ति लोकेट नहीं किया जा सकता था। अब नए प्रावधान के तहत जो कि धारा 336 में है, उसके सक्सेसर इन ऑफिस को कोर्ट में बुलाकर उस किसी भी डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट का सत्यापन किया जा सकता है। साथ ही धारा 336 में ऐसे किसी भी ऑफिसर या एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी यदि वह व्यक्ति ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अपनी प्रेजेंस दर्ज करा सकता है। एडजॉर्नमेंट्स को लेके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी एक बदलाव किया गया है। यह प्राय देखा गया है कि किसी भी केस में एडजॉर्नमेंट्स जो हैं वो काफ़ी लिए जाते हैं और यहाँ तक कि तारीख पर तारीख जो बात कही जाती है वो कई बार सत्य साबित होती है भारत के कानून में या भारत की कोर्ट सिस्टम में। इसके तहत धारा 346 में एक बदलाव करके 2 से अधिक एडजॉर्नमेंट न देने की व्यवस्था की गई है और उस पर भी
कोर्ट को यह सख्ती से लागू करने की बात कही गई है कि रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद ही वह यह 2 एडजमेंट देगा। अगर बात करें प्ली बार्गेनिंग की, तो प्ली बार्गेनिंग में 2 बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव टाइमलाइन से संबंधित है, जिसके तहत एप्लीकेशन फाइल करने की एक टाइमलाइन फिक्स की गई है, जो कि 30 दिन की समय सीमा है, जिसकी शुरुआत फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की तारीख से होती है। साथ ही साथ एक 60 दिन की समय सीमा का निर्धारण किया गया है, जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिपोजिशन की प्रोसेस से संबंधित है। दूसरा बदलाव सेंटेंसिंग से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहली बार जिसने अपराध किया है और प्ली बार्गेनिंग लेता है, उसके सज़ा में काफ़ी रिलैक्स ट्रीटमेंट की बात देखी जाती है। अब ऐसे किसी व्यक्ति को प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट करता है, उसको अगर मैंडेटरी पनिशमेंट है तो उसमें 1/4 सज़ा, और अगर ऐसी सज़ा है जहाँ पे सज़ा एक्सटेंडेबल है, वहाँ पे 1/6 ऑफ द पनिशमेंट की बात कही गई है। इस तरह से दोनों ही बातें, चाहे टाइमलाइन से रिलेटेड हो या सेंटेंसिंग में रिलैक्सेशन की बात हो, दोनों ही तरीके से प्ली बार्गेनिंग को दोबारा एक प्रयास है कि वह किसी तरह से इस नए सिस्टम में दोबारा स्पीड अप हो और टेक ऑफ मिले उसको। विक्टिम सेंट्रिक रिफॉर्म की अगर बात करें तो इस नए BNSS में विक्टिम सेंट्रिक रिफॉर्म देखे जा सकते हैं, जो कि शुरू हो जाते हैं विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ FIR देने से, साथ ही साथ पुलिस के ऊपर एक ड्यूटी कास्ट करने से, जो कि 90 दिन में विक्टिम को इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस से संबंधित जानकारी देने के बारे में है। इसके साथ ही धारा 230 में मैजिस्ट्रेट के ऊपर इस बात का ऑब्लिगेशन है कि वह एक्यूज्ड के साथ साथ विक्टिम को भी 14 दिन के भीतर पुलिस रिपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट सप्लाई करे। विक्टिम से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव धारा 360 में देखा गया है। प्रोसिक्यूशन को सुनने के साथ साथ अब विक्टिम को भी सुनना अनिवार्य किया गया है। अभी तक CRPC में धारा 321 में विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन में विक्टिम का कोई रोल नहीं होता था। इस नई बदली हुई धारा में अब विक्टिम को सुना जाना अनिवार्य किया गया है, और विक्टिम को सुनने के बाद ही प्रोसिक्यूशन की विड्रॉल की अर्जी को स्वीकार या मना करने की बात कही गई है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जो काफ़ी समय से चर्चा का विषय था, उसे भी धारा 398 में BNSS में जोड़ा गया है, और साथ ही सभी स्टेट्स को इस बात की डायरेक्शन दी गई है कि वह अपने अपने राज्यों में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लागू करें। इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिंदर चावला केस में अप्रूवल दे रखा हुआ है। कहीं न कहीं राज्य सरकारों द्वारा यह स्कीम कारगर साबित होगी, और इस स्कीम के साथ राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक इफ़ेक्टिव विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ला सकती हैं, जिससे विटनेसेस से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, उन पे रोक लगेगी। बेल से संबंधित रिफॉर्म की अगर बात करें तो पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड जैसे शब्दों को डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं, उनमें बेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पहली बार अपराध करता है, अब उसे आधी की जगह 1/3 सज़ा काटने पर ही बेल मिल जाएगी, ऐसा प्रावधान है। साथ ही साथ एक और बदलाव किया गया है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक केसेस में अगर अंडर ट्रायल है, तो उसे तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बाकी के केसेस में बेल नहीं पा जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो एक से अधिक अपराध में जेल में बंद है, उसे केवल इस वजह से बेल नहीं मिल जाएगी क्योंकि उसकी एक केस में उसने आधी सज़ा काट ली है। यदि उसके खिलाफ़ किसी दूसरे अपराध में सज़ा की अवधि बची रहती है तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। अंडर ट्रायल बेल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब जेल सुपरिटेंडेंट को इस बात के लिए बाध्य किया गया है कि यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 1/3 या आधी सज़ा काट ली है, उसके केस में कोर्ट के समक्ष उसकी बेल एप्लीकेशन को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अब उस जेल सुपरिटेंडेंट की होगी जहां पे वह व्यक्ति बंद है। अंडर ट्रायल बेल से संबंधित एक अन्य बदलाव जो देखने को मिलता है वह उम्र कैद की सज़ा से संबंधित है। ऐसे सभी अपराध जहां सज़ा उम्र कैद या डेथ है, उनमें अब अंडर ट्रायल बेल की सुविधा नहीं है। CRPC की धारा 437A जो एक्विटल के केसेस में बेल की बात करती है, उसमें प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किया जाता है तो उससे भी बेल की मांग की जाती थी। ऐसी बेल एक श्योरिटी बेल होती थी, न कि पर्सनल बॉन्ड बेल, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति जो कि कोर्ट से एक्विट होने के बाद भी जेल में केवल इसलिए रहता था क्योंकि उसके पास कोई श्योरिटी नहीं होता था।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 में अब ऐसे मामले में श्योरिटी बेल के साथ साथ पर्सनल बॉन्ड बेल की बात भी कही गई है, जिसके तहत अब कोई ऐसा व्यक्ति केवल इस वजह से जेल में नहीं रहेगा जिसे एक्विट किया गया है और उसके पास कोई श्योरिटी नहीं है देने के लिए। आखिरी में अगर बात करें तो मर्सी पिटीशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस को लेकर भी इस नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पहली बार मर्सी पिटीशन का प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लाया गया है, जिसे धारा 472 में समाहित किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी व्यक्ति द्वारा 30 दिन के भीतर राज्यपाल के समक्ष और 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष मर्सी पिटीशन फाइल करने की बात कही गई है। साथ ही सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के ऊपर इसका दायित्व है कि वह यह देखे कि कौन सा कन्विक्ट ऐसा है जिसके लिए मर्सी पिटीशन फाइल होनी है। साथ ही अगर एक ही केस में एक से अधिक डेथ रो कन्विक्ट हैं तो यह सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल का दायित्व है कि उन सभी कैदियों का एक साथ मर्सी पिटीशन फाइल हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि मर्सी पिटीशन फाइल करते वक्त इसे एक डिले टैक्टिक्स की तरफ यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इस प्रावधान का सृजन किया गया है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस को लेकर जो धारा 474 में बदलाव किए गए हैं वह काफ़ी गंभीर हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत यह देखा गया कि कोई भी सरकार मौत की सज़ा को भी किसी और सज़ा से रिप्लेस कर सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को यदि मौत की सज़ा हुई है तो उसे फाइन की सज़ा से रिप्लेस किया जा सकता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 में इस चीज़ में एक बड़ा बदलाव लाया गया है, जिसके तहत अब हर तरह की सज़ा के ऊपर एक कैपिंग लाई गई है। जिससे अगर समझा जाए तो अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे डेथ सेंटेंस दी गई है उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में ही कन्वर्ट कर सकती है गवर्नमेंट। साथ ही साथ ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उम्र कैद की सज़ा दी गई है उसे कम से कम 7 साल जेल में रहना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य सज़ाओं में भी एक कैपिंग की गई है। पहले इनमें कोई कैपिंग नहीं हुआ करती थी और डेथ रो जो कन्विक्ट है उसे भी फाइन की सज़ा में बदलकर एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट थी या जो सरकार थी वो उसमें बदलकर उसे बाहर निकाल सकती थी या उसे रिहा कर सकती थी। इस चीज़ में यह बदलाव लाया गया है कि हर तरह की सज़ा में एक कैपिंग रखी गई है, जिसके तहत अब कैदी को मिनिमम उतनी सज़ा काटनी ज़रूरी है।